जेएनयू के प्रोफेसर ने खोले अंदर के बड़े राज। क्या है पिंजरा तोड़ अभियान, जिस पर खड़े हुए बड़े सवाल। कैसे छोटे शहरों की लड़कियों को बनाया जाता है टारगेट। दिल्ली है, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के बगल में एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी है, जामिया विश्वविद्यालय भी है। और जहां पर ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं स्टूडेंट जो मूवमेंट है, इनके कई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन छात्र संगठन है। जब कोई बीएसएफ की बड़ी मूवमेंट होती है, जब शहादत होती है, तो उसका जश्न अगर कहाँ मनता है, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में। कोई भी देवी धर्म जो हिंदू सनातन धर्म को टारगेट करके कोई भी आयोजन होता है, तो उसकी पनाह स्थली रहती है जवाहरलाल यूनिवर्सिटी। विक्टिम के सारे, माइनॉरिटी के सारे, कास्ट बेस के सारे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर आपने देखा हो कि बहुत बड़ी मूवमेंट 2016 में जेएनयू में हुई। इस तरीके से ये रूट लेवल पे काम कैसे होता है? कैसे बच्चों को, क्या कोई टारगेट बेस होता है कि हमें इन्हीं बच्चों को टारगेट करना है, इन लड़कियों को या इन लड़कों को टारगेट करना है? अर्बन नक्सल। अर्बन नक्सल वो अर्बन है जो एक वामपंथी विचारधारा से प्रेरित लोग, वो एक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार करा। आपने अपने पहले ही सवाल में स्क्रिप्ट और स्ट्रक्चर नाम के शब्द जो खड़े किए, वो खड़ा करने का, जो स्टैंड करने का काम है, वो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय के सेमिनार में तैयार होता है। अब हॉस्टल में आपको पता है विद्यार्थी है, तो उसका एक टाइम लिमिट होगा रात में जाने घूमने का। लेकिन पिंजरा तोड़ का ये कॉन्सेप्ट था कि लड़कियों को रात भर घूमने की आजादी मिले। तो उनका ये भी परिवार के, इनके परिवार के कॉन्सेप्ट को खत्म करें। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। एक वक्त ऐसा था जिस वक्त आए दिन नक्सलीवाद की हमले की या फिर इस तरीके की गतिविधियों की खबरें पूरे हिंदुस्तान से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से सामने आती थी। लेकिन साल 2014 के बाद, जब से मोदी सरकार आई है, तब से इस गतिविधियों पर लगातार लगाम लगी। और आज वो दौर हम कह सकते हैं, या वो वक्त हम कह सकते हैं, जब लगभग नक्सलवाद खत्म हो चुका है। पहले कई राज्यों में इस तरीके की खबरें सामने आती थी, जब लाल आतंक, इसको नाम दिया गया, जब लाल आतंक का जो आतंक था वो अलग अलग राज्यों के लोगों को झेलना पड़ता था, अलग अलग घटनाएं सामने आती थी। लेकिन आज जब इसको ख़त्म करने की तरफ मोदी सरकार आगे बढ़ रही है, तो कई सवाल भी खड़े होते हैं। कई सवाल ये खड़े होते हैं कि जिस नक्सल की हम बात करते हैं, वो नक्सल केवल जंगल से शुरू नहीं होता है, वो नक्सल केवल हमलों से शुरू नहीं होता है, वो नक्सल स्टडीज़ सेंटर से भी शुरू होता है। पूरी गतिविधि आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नक्सलवाद कहाँ से जन्म लेता है, कहाँ से फंडिंग इनकी होती है, किस तरीके से ये पनपते हैं और कैसे लोगों को बरगलाया जाता है, किस तरीके से लोगों को भ्रमित किया जाता है। आप बात चाहे लड़कों की करिए, लड़कियों की करिए, किस तरीके से पूरी एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है नक्सलवाद की। मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मेरे साथ मौजूद हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी से नक्सलवाद की शुरुआत होती है, कहाँ से फंडिंग होती है, कैसे नए नौजवान बच्चों को बरगलाया जाता है। ये भी एक जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक जो आपने नक्सलवाद आप समझते होंगे, वो केवल ये समझते होंगे कि दंतेवाड़ा में कोई हमला हो चुका है, नक्सलवादी वहाँ पहुँचे, हमला कर दिया और इसी को आप नक्सलवाद समझते होंगे। लेकिन नक्सलवाद की परिभाषा कुछ और भी है, वो भी समझना और जानना बेहद ज़रूरी है। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम प्रशांत है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर में मोतीलाल कॉलेज इवनिंग में हिंदी का प्राध्यापक हूँ। आपने सर क्या महसूस किया नक्सलवाद को, क्योंकि आप प्रोफेसर हैं, आपने कॉलेज की लाइफ देखी है, किस तरीके का माहौल आपने देखा? सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि एक डिग्री कॉलेज के अध्यापक बनने से पहले यहाँ का मैं विद्यार्थी रहा, यहाँ का एक्टिविस्ट रहा, एक राष्ट्रवादी छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक सक्रिय मेंबर रहा। उस नाते मेरा 10 वर्षों का जो अनुभव है, इसके पहले मैं बात यहाँ से भी प्रारंभ करूंगा। जो आज आयोजन है नक्सल मुक्त भारत, इसकी रूपरेखा और इसका होमवर्क आज फ्रेम क्यों बनाया गया। आपने देखा होगा कि 2-2.5 साल से लगातार जो नक्सल मुक्त ऑपरेशन की अभियान चल रही है, जो हमारे देश के सम्मानित गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनका जो संकल्प है कि 2026 तक हम भारत को नक्सल मुक्त कर देंगे, उसमें एक बहुत बड़ी जो मूवमेंट है। आज आप अंदर सेमिनार में देखेंगे कि देश में जितने भी 8 से 10 स्टेट हैं जो नक्सल से प्रभावित हैं, उनके विक्टिम हम नाम नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम उन्हें हीरोज कह रहे हैं, जिन्होंने इस घटनाओं को सहा है, किसी की शहादत दी है, किसी परिवार का सदस्य उनका खोया है, या खुद भी वो इसका सामना करके आ जाए, वो अपनी बानगी आज खुद इस सेमिनार में बताने की कोशिश करेंगे। तो आज ये मूवमेंट जो दिल्ली में, आज हम यहाँ चूंकि देश की राजधानी में बैठे हुए हैं, तो अब तक जो मूवमेंट हुई है उसका एक बहुत बड़ा
होमवर्क यहाँ पर आज एक दिन के सेमिनार में अलग अलग सेशन में होगा। ये भी बड़ी विशेषता है कि सिर्फ एक स्टेट को ना लेकर जितने भी सेशन में गेस्ट आ रहे हैं सबकी, उसमें कोई सीआरपीएफ का व्यक्ति जो आ रहा है जिसने पूरे 6 साल तक छत्तीसगढ़ में नक्सल मूवमेंट का ऑपरेशन लीड किया है, जिन्होंने 24 घंटे उस चीज को देखा है, समझा है, वो भी अपनी बात कम से कम आधे घंटे में ये बात बताने की कोशिश करेंगे। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ कि इस मूवमेंट को खाद पानी कहाँ से मिलता है, ये ऑक्सीजन इन्हें कहाँ से मिलती है। जाहिर सी बात है, अगर किसी इंसान को हवा पानी मिलेगी तभी वो जिंदा रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये मूवमेंट कहाँ से खड़ी होती है? तो दिल्ली है, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के बगल में एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी है, जामिया विश्वविद्यालय भी है, और जहां पर ये विक्टिम कार्ड खेलते स्टूडेंट जो मूवमेंट है, इनके कई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, छात्र संगठन है, जिनमें ये विक्टिम के सारे, माइनॉरिटी के सारे, कास्ट बेस के सारे ये लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर आपने देखा हो कि बहुत बड़ी मूवमेंट 2016 में जेएनयू में हुई। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर देश विरोधी नारों का आयोजन किया गया। जब कोई बीएसएफ की बड़ी मूवमेंट होती है, जब शहादत होती है, तो उसका जश्न अगर कहाँ बनता है? जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में। कोई भी देवी धर्म, जो हिंदू सनातन धर्म को टारगेट करके कोई भी आयोजन होता है, तो उसकी पनाह स्थली रहती है जवाहरलाल यूनिवर्सिटी। साईं बाबा एक मेरे बगल के रामलाल कॉलेज में हुए प्रोफेसर, अभी भी वो जेल में हैं। वो उनका जो प्रमाण हुआ कि वो जेल क्यों गए, उसमें सबसे बड़ी भूमिका थी कि वो दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक परिसर में बैठकर जंगलों में जो लोग, मासूम लोग हैं, मैं उनको मासूम इसलिए कहेंगे, उनको बरगलाया जाता है, उनको उस मूवमेंट का सहारा देकर उनके हाथों में हथियार दे जाते हैं ताकि वो हिंसा करें और लगातार हिंसा करें। और ये मूवमेंट देश विरोध के रूप में खड़ी होकर कहीं ना कहीं फंडिंग का भी सहारा बनती है। तो ये सारी मूवमेंट को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय में, लेकिन हाँ, हालात के अनुसार अब बहुत चीज़ें नियंत्रण में हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, शैक्षिक परिसर की हम बात कर रहे हैं, किस तरीके से शुरुआत होती है, किस तरीके से एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, कैसे ये लोग काम करते हैं, क्योंकि रूट तो आप बता रहे हैं कॉलेज से शुरू होता है, कैसे लोगों के साथ ये मिलते हैं, क्या पूरा तैयारी होती है? जी, एक मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, अर्बन नक्सल। अर्बन नक्सल वो अर्बन है जो एक वामपंथी विचारधारा से प्रेरित लोग, जो मार्क्स को फॉलोवर मानते हैं, लेनिन को फॉलोवर मानते हैं, वो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय में उनके सेमिनार्स होते हैं। वो एक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार करा, आपने अपने पहले ही इस सवाल में स्क्रिप्ट और स्ट्रक्चर नाम के शब्द जो खड़े किए, वो खड़ा करने का, जो स्टैंड करने का काम है, वो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय के सेमिनार में तैयार होता है। फिर इनमें एक मूवमेंट होती है कि किस तरह वो जो बरगलाने की कोशिश है, कुछ उसमें ऐसे शब्द लाते हैं, कुछ ऐसे विषय लाते हैं ताकि लोगों को लगे कि हाँ, सरकार उनके साथ गलत कर रही है, उनको सही से न्याय नहीं मिल रहा है, और वो कहीं ना कहीं झूठ का भी एक बहुत बड़ा चोला पहन के लोगों के बीच ले जाने की कोशिश करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि वो दो चीजों का बहुत इस्तेमाल करते हैं, एक जाति, माइनॉरिटी। आप देखेंगे कि जितनी भी अभी जनजातियों के विषय में जो सबसे बड़ा विमर्श चला वो यही है, उनको विभाजित करने का, उनको अपने हक की मांग करने। लेकिन हक की मांग करना जायज है, लोकतांत्रिक है, लेकिन हक की मांग के जायज की आड़ में हथियार उठाना, लगातार हिंसा करना, ये कहीं भी जायज नहीं है। क्योंकि जो नक्सल मूवमेंट छत्तीसगढ़ में हो रही है वो उन्हीं के लोगों को मार रही है। वहीं से लोग निकले हुए वो नक्सलवादी भी बन रहे हैं, और वो अपने ही गांवों में, अपनी ही आबादी में लोगों को मारने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। आपने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, आपके करियर में जब आप स्टूडेंट थे या फिर अब आप प्रोफेसर हैं, कभी कोई आपने इस तरीके की कोई घटना फेस की जब आपको लगा कि हाँ, ये तो गलत हो रहा है? 2-3 नाम का मैं जिक्र करना चाहूँगा, और ये नाम देश भारत की मीडिया की सुर्खियों में भी रहे थे। अरिवान भट्टाचार्य, उमर खालिद, जो जेएनयू में मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, और आपने देखा होगा कश्मीर मांगे आज़ादी, जो उनका एक लोगो है कि वो आज़ादी के नाम पर लोगों को जो बांटने की कोशिश करते हैं। उनका मतलब है कि ये स्टेट राज भारत नहीं है, हर किसी को मुक्त होना चाहिए। जो वो नारे लगे, वही नारे लगाने के उसी दरमियान दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिषद में रामजस कॉलेज में बस्तर मांगे आज़ादी, छत्तीसगढ़ मांगे आज़ादी। अब आप ये बात आप भी समझ रहे, एक पत्रकार के माध्यम से, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि भारत एक संवैधानिक राष्ट्र है। हम 28-29 राज्य मिलकर एक गणराज्य, अपने एक भारत की स्थापना करते हैं। हर मूवमेंट हमारा, हर स्टेट
पहले भारतवासी है, फिर उसके बाद उसका प्रदेश है, उसका जिला और उसका नगर है, लेकिन पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वो भारतवर्ष का नागरिक है और जिम्मेदार नागरिक है। अगर ऐसे दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस में शैक्षणिक परिसर में जो सबसे मेटोरियस दिल्ली का यूनिवर्सिटी कॉलेज है, उसमें बस्तर मांगे आज़ादी के नारे लग रहे हैं, छत्तीसगढ़ मांगे के नारे लग रहे हैं, झारखंड मांगे आज़ादी के नारे लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स को बरगलाने की कोशिश करके फिर वो इस बात को भी जानते हैं कि अगर हम ऐसे नारे लगाएंगे तो प्रतिक्रिया भी होगी। प्रतिक्रिया की आड़ में उनके साथ जब हिंसा होती, वो चीज़ को जब वो दूसरे एंगल में ले जाते हैं, तो वो फिर विक्टिम का कार्ड खेलने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो उनकी जो एक हमारे मूवमेंट चलती पिंजरा तोड़, उन्होंने अब हॉस्टल में आपको पता है विद्यार्थी है तो उसका एक टाइम लिमिट होगा रात में जाने घूमने का, लेकिन पिंजरा तोड़ का ये कॉन्सेप्ट था कि लड़कियों को रात भर घूमने की आजादी मिले। तो उनका ये भी परिवार है कि इनके परिवार के कॉन्सेप्ट को खत्म करो, इनके संयुक्त परिवार की जो परिकल्पना है उसे खत्म करो, लड़की स्वच्छंद जिए, रिश्ते जो हमारे भारतीय जनमानस में जो सनातन संस्कृति में है उनको तार किया जाए। तो एक ऐसे ही हमारे मूवमेंट आई थी पिंजरा तोड़, जिसने मिरांडा हाउस कॉलेज हो गया, डीआरसी कॉलेज हो गया, जो गर्ल्स बेस्ड कॉलेज है, वहां उसने मूवमेंट खड़ी की ताकि गर्ल्स हॉस्टल में जो रह रही लड़कियां उनको रात भर घूमने की आज़ादी मिले, कहीं भी बाहर जाने की आज़ादी मिले। जो आज़ादी बार बार शब्द लोग यूज़ करते हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय समाज को चोट पहुंचाने का भी काम करते हैं। आपने बड़ा अच्छी टॉपिक छेड़ा है, मैं इसको थोड़ा सा और डीपली जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये रूट लेवल पे काम कैसे होता है, कैसे बच्चों को, क्या कोई टारगेट बेस होता है कि हमें इन्हीं बच्चों को टारगेट करना है, इन लड़कियों को या इन लड़कों को टारगेट करना है, क्या उनको कोई लालच दिया जाता है, कैसे उनको टारगेट किया? ये आपने बहुत अच्छा इसमें किया सवाल कि देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय अगर शैक्षणिक परिसर की बात होगी तो जाहिर सी बात मुद्दों की बात होगी। बिल्कुल सही बात है। और जो 12वीं का विद्यार्थी जब दिल्ली विश्वविद्यालय या जेएनयू कहीं भी जाता है अपनी उच्च शिक्षा के लिए, तो उसकी उम्र होती है महज 18-19 वर्ष। उस एज में ये लोग टारगेट करते हैं उन प्रदेशों को जहां ये मूवमेंट ऑलरेडी चल रही होती है। ये सबसे बड़ा हथियार बनाते हैं गरीबी को, सबसे बड़ा हथियार बनाते हैं अशिक्षा को, सबसे बड़ा हथियार बनाते हैं कि जाति विभाजन। ये बिहार के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मूवमेंट करेंगे, जो झारखंड से बहुत पलामू डिस्ट्रिक्ट हो गया, जितने भी डीपली जो जिले हैं वहाँ के जो एरिया से छात्र आते हैं, छत्तीसगढ़ जो छात्र आते हैं, साउथ इंडिया से जो छात्र आते हैं, उनके बीच आपको इसमें उत्तर प्रदेश के बहुत कम लोग मिलेंगे, दिल्ली एनसीआर के लोग कम मिलेंगे। ये टारगेटेड बाई है कि एक जो एक नया व्यक्ति आया है उसको कैसे हम बिल्कुल रेडिकल बनाएं। फिर उसके साथ अगर कोई घटना होती है, अब अगर आपको पता है कि समाज में आप बहुत विजुअलिटी बढ़ गई है, आप किसी को भी गाली दोगे, किसी भी ग्रुप को गाली दोगे, प्रतिक्रिया करता है, बदले में उसके साथ हिंसा होती है। हिंसा के बाद उसको इस तरह वो ट्रेनिंग देते हैं कि देखो आपके साथ गलत हुआ है और ये चीजें आपके साथ होगी, फिर वो जीवन भर उसी मूवमेंट से वो बाहर नहीं निकल पाता है। हाँ, इनकी एक बड़ी विशेषता है कि जो इनके चंगुल में आ जाता है उसे बाहर निकलने में बहुत बहुत बड़ी, अभी तीसरे सेक्शन में फिल्म में निर्देशक विपुल शाह जी आ रहे हैं, उन्होंने तो बाकायदे इस पर पूरी स्टोरी बनाई, स्क्रिप्ट के साथ फिल्म बनाई है। तो बहुत अच्छा तीसरा सेक्शन होगा जिसमें ये बताएंगे कि कैसे व्यक्ति पहले इन चीजों में आता है, फिर अपना सर्वस्व नाश करके फिर उसके अंदर कुछ ऐसे 10-5 लोग होते हैं जो इससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और मेरे जहन में सवाल आ गया कि चलिए बच्चों को बरगला दिया गया, क्या उस यूनिवर्सिटी के या उस कॉलेज के टीचर्स को इस बात का पता होता है? क्या बच्चों के माँ बाप को उसकी जानकारी दी जाती है कि आपका बच्चा इस तरीके की गतिविधियों में एंट्री ले रहा है, वो इस तरीके की गतिविधियों में एक्टिव है? क्या इस तरीके के, क्योंकि माँ बाप ने तो बच्चा भेज दिया, कॉलेज की जिम्मेदारी है, टीचर्स की जिम्मेदारी है, तो क्या उनको पता होता है? सर, आपने बहुत अच्छा सवाल प्रश्न किया है। सबसे बड़ी बात तो ये जानने की होगी कि इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये आज की मूवमेंट नहीं है, आज ऐसी गवर्नमेंट आई, सरकार आई है जो इतना कार्रवाई करने को तत्पर है, मगर हम इतिहास में जाएंगे तो इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। वामपंथी विचारधारा जो है वो देश में जब से उसका प्रादुर्भाव हुआ है तब से शैक्षणिक परिसरों में ये जरूर देखेंगे। आपने देखा होगा कि ये इसका कांग्रेस पार्टी से भी गठजोड़ रहा। जब कांग्रेस मूवमेंट आई तो इसमें ज्यादातर एकेडमिशियन है, शैक्षणिक लोग हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से जो अलायंस किया कि हमें शैक्षणिक परिसरों में अधिकार दिए जाएं, एक्सेस दिए जाएं। आप देखेंगे बहुत बड़ी मूवमेंट जो इनकी चलती है वो शैक्षणिक परिसरों में ही चलती है, और इसकी मेन जड़ है यहाँ इनके प्रोफेसर्स जो एक खाटी एक विचारधारा को बिलोंग करते हैं और प्रोफेसर के चोले में रहते हैं। दूसरा मैं कहानी बताऊं
कि जो विद्यार्थी दिल्ली में बाहर पढ़ने आ रहा है उसके पीछे घर का दबाव नहीं है। वो पीजी में रह रहा है, वो फ्लैटों में रह रहा है, अब वो स्कूल से बाहर निकला, घर के दबाव से बाहर निकला है, तो उसको पूरी आज़ादी है घूमने की, टहलने की, बैठने की। तो कहीं ना कहीं परिवार के दबाव ना होने का भी फायदा वो उठाते हैं। इसका भी फायदा उठाते हैं। तो जाहिर तौर पर देखिए, जानने की हमने कोशिश की है कि किस तरीके से जो नक्सल हम देख रहे हैं वो तो बहुत आगे तक निकल जाता है, लेकिन उसकी शुरुआत कैसे होती है, कैसे कॉलेजों से बच्चे निकलते हैं, किस तरीके से उनके ब्रेन वॉश किया जाता है, कैसे उनकी गरीबी का फ़ायदा उठाया जाता है, उनके क्षेत्र को बांटते हुए किस तरीके से ये लोग उनको टारगेट करते हैं। जाहिर तौर पर ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सावधान रहेंगे तभी सावधानी रहेगी, क्योंकि अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो वैसे इस मूवमेंट को अब बहुत कमज़ोर कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि अब ये मूवमेंट बहुत ताकतवर है, अब लगभग इस मूवमेंट को ख़त्म कर दिया गया है। इस तरीके की विचारधारा के लोग अब बहुत कम नज़र आते हैं हमें, लेकिन फिर भी बच्चों को कम से कम सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की विचारधारा कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक है। खैर, आप इस मूवमेंट को, इस तरीके की विचारधारा को किस तरीके से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।